हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। कल के लेक्चर में हमने बात की थी होमोलाइटिक क्लीवेज, हिट्रोलाइटिक क्लीवेज और उसके बाद हमने न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की थी कि कैसे हम जज करेंगे कि जो हमें गिवन स्पीसीज है ऑर्गेनिक की वो इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है या दोनों की तरह इस्तेमाल होते हैं कई सब्सटेंस, इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरा पहला लेक्चर देख सकते हैं। आज हम लेक्चर सेकंड की बात करेंगे। कंटिन्यूटी में मैं आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मेन एक्सपेक्ट्स हैं जो बार बार कंपटीशन में इस्तेमाल हो रहे हैं जेई के, उसको हम बात करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें या रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें, बेटा कोई भी प्रॉब्लम जब ऑर्गेनिक की आती है तो घूम फिर के कंसेप्चुअल या रीजनिंग की बात जब भी हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। इफेक्ट में हमारे पास बेटा कौन कौन से इफेक्ट आते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसमें से कुछ क्या होते हैं परमानेंट होते हैं और कुछ क्या होते हैं टेम्परेरी होते हैं। तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है, पहली बात तो ये याद रखना है कि ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। तो यानी ये इफेक्ट लगना है कि परमानेंट इफेक्ट है तो ये लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी है। अब इंडक्टिव इफेक्ट की बात कब करते हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट एक तरह से सैचुरेटेड कंपाउंड्स में लगता है। सैचुरेटेड कंपाउंड यानी सिग्मा बॉन्ड के अलोंग इंडक्टिव इफेक्ट की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। मगर क्या अनसैचुरेटेड कंपाउंड में भी लगता है? यस। मगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड में भी जो सिग्मा बॉन्ड है उसी के अलोंग केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। पाई बॉन्ड के अलोंग इंडक्टिव इफेक्ट का कोई काम नहीं होता। ज़्यादा मालूम जब बेंजीन के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करेंगे, एसडी करेक्टर की बात करेंगे, बेंजोइक एसिड की बात करेंगे, फिनोल की, तो वहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। मगर वो इंडक्टिव इफेक्ट केवल सिग्मा बॉन्ड के ऊपर एप्लीकेबल होता है, पाई बॉन्ड के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करता। अब होता क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें कि जब हमारे पास कोई एक सैचुरेटेड चेन होती है, ठीक है ना, और उसके साथ अगर मैं कोई एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा दूं जिसका नेचर क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। कौन सा नेचर हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बार बार ये वर्ड इस्तेमाल होगा इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब मैं इसको शॉर्ट हैट में बार बार EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब क्या हो गया? ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। अब मान लो ये आपका एक क्लोरीन है या ब्रोमीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा हो। तो कहने का क्या मतलब है कि जब कोई यहाँ पे ऐसा फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा जिसके अंदर जो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इस कार्बन से ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, इन पाई इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पे सॉरी ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इनको क्या करेंगे, अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करेंगे तो इसकी वजह से यहाँ पे स्लाइटली क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो फंक्शनल ग्रुप लगने की वजह से इस चेन के अंदर जो पहले नॉन पोलर पार्ट था उसके अंदर पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं सिग्मा, वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होंगे बेटा, अट्रैक्ट होंगे। अब यहाँ पे स्लाइटली डबल पॉजिटिव यानी ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है इस वाले पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, लेस होगा। पॉजिटिव चार्ज तो होगा मगर उस पर क्या होगा, कम होगा। अब ये क्या करेगा, ये भी कुछ ना कुछ इसको अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे ट्रिपल स्लाइटली पॉजिटिव, ये वाला इससे क्या होगा, लेस होगा। और अप्रोक्सीमेटली हम ये कहते हैं कि आफ्टर थर्ड कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। आगे बात समझ। तो इंडक्टिव इफेक्ट अप टू थर्ड कार्बन बात करते हैं। कई बार ये डिपेंड करता है कि भाई आपका जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा है वो कितना पावरफुल है। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो फोर्थ पे भी थोड़ा बहुत क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात कर सकते हैं। जैसे हम पैरा पोजीशन पे कई बार बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, मगर वो हमेशा क्या कर रहा होता है, कम कर रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगा रहा है इस कार्बन पे, इस पे क्या कर रहा है, और कम लगा रहा है, और इस पे क्या कर रहा है, और कम लगा रहा है। तो सबसे ज्यादा इसका इंडक्टिव इफेक्ट इस कार्बन पे होगा, यहाँ पे, यानी जो इसका इन्फ्लुएंस होगा वो सबसे ज्यादा इस कार्बन पे होगा, फिर इस पे, फिर इस पे।
जैसे जैसे दूर होता जाएगा कार्बन से, वैसे वैसे उसका इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि फंक्शनल ग्रुप आपका कहाँ पड़ा हुआ है और वो किस कार्बन के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालेगा। यहाँ तक में कोई पॉइंट अगर किसी बच्चे को क्लियर ना हो। अब इसी में अगर मैं कहूँ कि इसी चेन के अलोंग क्या हो गया बेटा, एक ऐसा ग्रुप लग गया जिसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, या इसी को हम कई बार बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, टी फॉर डोनेटिंग। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। तो अब इसका नेचर क्या होगा, खुद ही बताइए, अपना दिमाग लगाइए। अब क्या होगा, अब ये जो दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इन ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव। अगर ऐसा हुआ तो ये नेगेटिव चार्ज इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, चल आगे स्लाइटली टू नेगेटिव, और इसी तरह से यहाँ पे स्लाइटली थ्री नेगेटिव। ठीक है। तो अब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। अब यहीं से डेफिनेशन आती है। देखो आपको जेई में कोई डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, मगर बात वही है कि जब एसर्शन इंडिंग क्वेश्चन आते हैं तो कई बार पूछ लेते हैं कि भाई डेफिनेशन के बेस पे क्वेश्चन मिलता है। कोई कहे डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट, तो क्या कहोगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन ए सैचुरेटेड चेन ड्यू टू presence of electron withdrawing group and electron releasing group is called inductive effect। उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसी को अगर मेरे को और भी बोलना है तो मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि जो आपका चेन, एक तो पोलैरिटी प्रोड्यूस वर्ड है, अब हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पार्ट पे क्या हो रही है, ज़्यादा, एक पार्ट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, क्या हो रही है, कम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन ए सैचुरेटेड चेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपको चीज़ों को समझ के आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे कर सकते हैं। हमें यहाँ बोर्ड का पेपर नहीं देना कि हमें इसकी प्रॉपर एज ए लैंग्वेज समझनी है, हमें बस ये समझना है कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हो क्या रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से चेन में पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है, बस इतनी सी बात। किन इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसी की डेफिनेशन ये भी होती है, दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज कॉल्ड इंडक्टिव। ठीक है ना। अब जो हमारे इंडक्टिव इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये कितने टाइप का होता है बेटा, दो टाइप का होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि इंडक्टिव इफेक्ट सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और कौन प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब अगला क्वेश्चन जो आपके माइंड में ट्रिगर हुआ है वो ये हुआ है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, कौन प्लस आई। अगर हम सिंपली बात करें, आप में से कई बच्चों ने बोर्ड का भी तो एग्जाम देने ही देना है, तो जब आप बोर्ड की अगर बात करें तो बोर्ड में केवल दो ही लाइन याद करनी होती है। कंपटीशन में तो हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, बोर्ड में सिर्फ दो लाइन याद करनी होती है। क्या दो लाइन याद करनी है, कि आल फंक्शनल ग्रुप हो गया, आल फंक्शनल ग्रुप। अब अगर कोई बच्चा बोर्ड एजुकेशन की खाली बात करे तो उसको बस ये लाइन याद रखनी है कि जितने फंक्शनल ग्रुप हैं वो सब के सब माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, बात खत्म। इससे ऊपर जरूरत नहीं पड़ती बोर्ड में। प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है, आल अल्काइल ग्रुप। जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, बस खत्म। मगर जब हम जेई की बात कर रहे हैं या नीट की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमें अपने लेवल को थोड़ा सा अप करना पड़ेगा, भाई कौन से फंक्शनल में किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब वो हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम माइनस आई इफेक्ट की बात कर लेते हैं बेटा। तो जो माइनस आई इफेक्ट है वो किसका सबसे ज़्यादा होता है, NF3 पॉजिटिव। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, कई बार थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे लगता है नेगेटिव वाला होना चाहिए, मगर पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। ठीक है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। तो NF3 पॉजिटिव, इसके तीन ग्रुप हैं, दो तुम्हें याद रखने हैं, NR3 पॉजिटिव, और बीच में आपके पास सल्फर आ जाता है SR2 पॉजिटिव,
और बाद में NH3 पॉजिटिव। बेसिकली आप इन तीनों को याद रखें, ये तीन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SR2 का भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। NF3 पहले फ्लोरीन वाला, फिर अल्काइल और फिर अमीन। इस तरह याद रखिए, इन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो इनका क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आता है आपका जो मोस्ट पॉपुलर, जैसे हम बेसिकली बात करते हैं तो नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो के बाद आपका कौन सा ग्रुप आ जाता है बेटा, नाइट्रो का सल्फोनिक ग्रुप। और सल्फोनिक के बाद हम बात करें तो साइनाइड ग्रुप हमारे पास आ जाता है। और साइनाइड के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास कीटोन आ जाता है। और कीटोन के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अभी हम ये भी बात करेंगे कि इनका ज़्यादा कम क्यों होता है, थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन मैं डिटेल में करूँगा आपको। तो SO3H। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है फ्लोरो। बेसिकली जो रूल है वो ये होता है कि हाइयर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम, हाइयर इज द माइनस आई इफेक्ट। अगर वन वर्ड में हमें याद करना है तो इसका फंडा ये होता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतना, इसलिए फ्लोरो, फिर कौन आ जाएगा, क्लोरो, फिर ब्रोमो, और फिर क्या आ जाएगा, हाइड्रो। और उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास एल्कोहल है। एल्कोहल के बाद अगर हम बात करें हमारे पास ईथर आ गया। ईथर के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, CH3C। ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव, ये नेगेटिव तो नहीं करेंगे इससे हम, ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है NH2। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा आपका NH3, सॉरी यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास आता है डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। और लास्ट में हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। तो हमें ये पैटर्न क्या है पूरा का पूरा याद करना है। करना क्या है, 4-5 बार इसको लिख कर देखो। एक्सपेरिमेंटल है, कईयों के जवाब हमें इसके समझ नहीं आते कि ऐसा क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसको याद करने का तरीका क्या है कि आप इसको क्या करें, 3 से 4 बार लिख के देखें, याद हो। और छोटे छोटे पैटर्न में याद करें। छोटे छोटे पैटर्न का मतलब क्या, जैसे मैं बेसिकली किस तरह याद करके, जैसे इन चार को पहले याद कर लिया, भाई ये चार पहले हैं, इनमें से किसको कर लिया, NF3, NR3, SR2, ये। ठीक है ना, तो इनकी अब बात कर ली। अब बात करें फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्रॉइंग है, वैसे हाईली। और नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपने पास विड्रॉ करेगा। अब हम बात करें इनमें नाइट्रो की बात करें, सर यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मगर जब आप इसको खोल के लिखते हैं बेटा, जैसे नाइट्रो के स्ट्रक्चर को खोल के लिखेंगे तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये। अब नाइट्रो की बात करें, अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया। अब नाइट्रोजन से अटैच है, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये इसका विड्रोइंग नेचर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। उसके बाद इसी तरह साइनाइड की बात करें तो कार्बन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। इसी तरह सल्फोनिक एसिड में जगह। एल्डिहाइड में बात करें सेम वही फंडा, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप आ गया तो थोड़ा सा उसका क्या हो गया, विड्रोइंग नेचर कम हो गया। यहाँ पे ना, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो कार्बन से अटैच हो रहा है जो भी चीज़ ग्रुप पे अटैच हो रहा है जिसके ऊपर हम विड्रॉ करें, तो इसका माइनस आई इफेक्ट इससे क्या हो जाएगा, कीटोन से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ गया साथ में। फिर इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में इन्वोल्व हो गया, रेजोनेंस की वजह से ये क्या हो जाएगा, और कम हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा, इनकी बात करें तो आपको पता ही है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लग रहा है, फ्लोरो ग्रेटर देन क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। ठीक है ना, यहाँ पे OH है और यहाँ पे O है, R ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा यानी पे इसको। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के बाद NH आ जाता है, क्यों आ जाता है अभी इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। जबकि आप कहेंगे सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, मगर फिर आपने इसको क्यों किया, तो उसके पीछे भी लॉजिक है। यहाँ पे जो ये है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है नाइट्रोजन, और यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो sp3 नाइट्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रेटर हो जाता है किससे, NH2 से। इसी को मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S करेक्टर। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन की, तो कार्बन हमारे पास sp होता है, sp2 होता है और sp3 होता है। तो अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ S करेक्टर किसका ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, आपको बड़ी इजीली याद होगा कि सर sp का ज़्यादा है sp2 से, sp2 का क्यों,
क्योंकि यहाँ पे एस करेक्टर कितना है 50%, यहाँ कितना है 33%, यहाँ कितना है 25। अच्छा, अब एस करेक्टर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा क्यों होगी? एस करेक्टर ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि एस करेक्टर ज़्यादा होने का मतलब है कि वो न्यूक्लियस के पास क्या होता है एस, फिर पी फिर डी। अगर एस न्यूक्लियस के पास है तो उसका अट्रैक्शन क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाता है। यही सेम पैटर्न हमारा नाइट्रोजन के साथ भी लगता है कि नाइट्रोजन के sp2 और sp3 की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी यही ज़्यादा होती है। मगर इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं बेटा तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो NSP ग्रेटर देन NSP2। फिर आपको ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा, कार्बन का sp यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है बीच में, और फिर उसके बाद आता है नाइट्रोजन का sp3, फिर सेम कार्बन का sp2 और कार्बन का sp। इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ जाए। तो ये फटाफट आप नोट करिए। अब भाई तुम ये बताओ कि तुम्हें यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो ये हमें समझ नहीं आ रहा सर, या जो भी चीज़। अब जो हमारे पास सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि प्लस आई इफेक्ट किसका होता है तो CH2 नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है NH2 नेगेटिव, और फिर हमारे पास आ जाता है O नेगेटिव। अगर हम इस पॉइंट को भी बड़े ध्यान से समझें, भाई नेगेटिव चार्ज तो तीनों पे है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो ज़्यादा होती है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। और कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, जल्दी दे देगा। इसलिए CH2 नेगेटिव का ज़्यादा होता है NH2 नेगेटिव से, NH2 नेगेटिव का ज़्यादा होता है O नेगेटिव से। और उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास आ जाता है एस्टर ग्रुप C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब आप कहें सर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे है, मगर यहाँ पे कार्बन के साथ क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया रेजोनेंस में, तो इसका इलेक्ट्रॉन देने की विड्रॉ क्या है, डोनेटिंग टेंडेंसी थोड़ी सी क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके बाद अगर हम बात करें टर्शरी CH3 का थ्राइस, ठीक है ना, और उससे ज़्यादा किसका होगा बेटा, फिर कौन आ जाएगा, सेकेंडरी, और फिर कौन आ जाएगा हमारे पास, प्राइमरी, और फिर मेरे पास कौन सा आ जाएगा, मिथाइल, और लास्ट में अगर हम बात करें, अगर हमारे पास ट्रीटियम है, वैसे ट्रीटियम यूज़ नहीं होता, ट्रीटियम है, ड्यूटीरियम है और हाइड्रोजन है। तो अगर साइज की बात करें तो ट्रीटियम का ज़्यादा होता है ड्यूटीरियम से, ड्यूटीरियम का ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, ठीक है ना, प्रोटियम जिसे हम बोल देते हैं, रेडियो एक्टिव बात करें। तो ये हमारा क्या है, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, जो आपको अच्छी तरह याद करना। अब जो हम पोर्शन करने जा रहे हैं बेटा, ये एप्लीकेशन जो है यही हमारे लिए जेई नीट एडवांस के जो क्वेश्चन बनते हैं वो एप्लीकेशन में बनते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, भाई किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब इनके इफेक्ट ज़्यादा होने से हुआ क्या, अब वो चीज़ हम करने जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कुछ रूल पहले कर लेते हैं, फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बेटा, जो सबसे ज़्यादा वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब आपको पता है हमारे पास जो कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का मतलब क्या हो गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज इंटरमीडिएट। बाद में हम इसके हाइब्रिडाइजेशन और सारी चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे, प्रेपरेशन कैसे होती है। फिलहाल हम इसकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। मिथाइल प्राइमरी, मिथाइल को हम प्राइमरी तो नहीं बोल सकते, सुपर प्राइमरी बोल देते हैं। तो मिथाइल कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, फिर हमारे पास क्या आता है बेटा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और फिर हमारे पास क्या आता है, टर्शरी कार्बोकैटायन। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, टर्शरी कार्बोकैटायन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये हमें ध्यान रखना है। अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे कार्बन, अगर एक कार्बन एक से अटैच हो तो उसे प्राइमरी बोलते हैं। अगर किसी बच्चे को कभी ये भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो क्लियर कर ले कि प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है, जो एक कार्बन से अटैच हो। सेकेंडरी कार्बन किससे बोलते हैं, जो दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। और टर्शरी किसे बोलते हैं, जो तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। तो अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता तो ये भी पता होना चाहिए, मिथाइल कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड टर्शरी कार्बोकैटायन। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है सर, इसमें स्टेबल ज़्यादा कौन है। उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता दूं।
वो आप सीख लें, ताकि हर जगह चाहे रेजोनेंस इफेक्ट की बात करो या कहीं पे भी बात करो, वो चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। वो क्या है, अगर मान लो आपको कोई चार्ज पार्टिकल दे रखा है और हमें देखना है कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो हमेशा याद रखना किसी भी स्पीसीज पे जो उसका चार्ज होता है वो उसकी पावर होता है। इट मे बी पॉजिटिव, इट बी मे बी नेगेटिव। अगर कोई फैक्टर उसके चार्ज को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी उसको रिएक्टिव कर रहा है, यानी अगर मेरी पावर को अगर कोई इंक्रीज कर दे तो मैं क्या हो जाऊंगा, रिएक्टिव हो जाऊंगा, स्टेबल तो होऊंगा नहीं। ठीक है ना, मान लो मेरे को आयरन मैन की पावर मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे घर में आराम से बैठूंगा, नहीं मेरे छत पे चला जाऊंगा फिर, है ना, और पूरी दुनिया में घूमूंगा। तो आपकी पावर बढ़ते ही आप क्या हो जाते हो, रिएक्टिव हो जाते हो। ठीक है ना। तो अगर कोई फैक्टर किसी पावर को बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, तो रिएक्टिव कर रहा है। और अगर उसकी पावर को कम कर दे तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मान लो पॉजिटिव चार्ज है किसी स्पीसीज के ऊपर, और कोई फैक्टर उसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर दे, तो पॉजिटिव चार्ज कम होती है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को कम कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई फैक्टर किसी भी चार्ज को कम करता है तो इसका मतलब वो उसको स्टेबल बना रहा है। इफ एनी फैक्टर, ये रूल अपने दिमाग में डाल लीजिए सारे बच्चे, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, नॉट ओनली हियर। इफ एनी फैक्टर, और जब मैं फैक्टर बोलूं तो क्या आ जाता है इसका मतलब, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ये इफेक्ट आ जाते हैं। इफ एनी फैक्टर डिक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज मीन्स स्टेबलाइज इट, मीन्स स्टेबलाइज इट। ये लाइन मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, इसको अच्छी तरह नोट कर लेंगे कि अगर कोई फैक्टर किसी भी चार्ज को कम करता है तो उसको क्या करता है बेटा, स्टेबलाइज करता है। अब यही चीज़ यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे केवल मिथाइल है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है एक कार्बन पे या कोई डिस्टरबेंस नहीं है। मगर यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ मिथाइल लगा हुआ है, और मिथाइल अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्या शो करेगा बेटा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और अगर प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। देगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, कम करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ने देगा तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा। यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट है। सेकेंडरी की बात करें, यहाँ पे कितने प्लस आई इफेक्ट हैं, दो, तो ये क्या करेगा, और कम करेगा। और टर्शरी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, और कम है। ठीक है ना, तीन प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। आगे बात समझ। तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, मैंने अभी कहा था अगर किसी की पॉजिटिव पावर को कम कर दिया जाए तो उसको स्टेबल कर देगा। तो मोर स्टेबल कौन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो कोई पूछा आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकेटाइन विच इज मोर स्टेबल, तो आपका जवाब क्या होगा, टर्शियरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज, और स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। अब कोई पूछे इन चारों कार्बोकेटाइन में से सबसे रिएक्टिव कार्बोकेटाइन कौन सा है, सबसे स्टेबल कौन है, किसी बच्चे के दिमाग में कोई पॉइंट क्लियर ना हो, सबको क्लियर है। हाँ, कोई क्वेश्चन उठ रहा पूछो। हाँ, बोलो बोलो। क्वेश्चन को और समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे स्टूडेंट्स ने जो यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने क्वेश्चन बड़ा अच्छा अराइज किया। सर, हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसकी रिएक्टिविटी कम होती है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, तो सीख लीजिए। ठीक है। अब देखिए बेटा, जो हम कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं, ये कार्बोकेटाइन बनेंगे किससे, ये कार्बोकेटाइन कब बनेगा, जब ये Cl नेगेटिव दे देगा, ये Cl नेगेटिव दे देगा, ये Cl नेगेटिव दे देगा, ये, इससे क्या बन जाएगा हमारा मिथाइल कार्बोकेटाइन। और इससे क्या बन जाएगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इससे क्या बन जाएगा हमारा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है ना। और इससे हमारा क्या बन जाएगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन। ये बन गया। अब ये वाला स्टेप जो हमारा हुआ है ये किससे हुआ है,
ये इनसे बना है, ये कार्बोकेटायन है, ये इससे बना है। अब मैं कह रहा हूँ इन चारों में से सबसे स्टेबल कौन है, तो ये मोर स्टेबल है। मैं कह रहा हूँ ये मोर स्टेबल है। और ये क्या है, लीस्ट स्टेबल है। ये क्या है आपका लीस्ट स्टेबल। तो इससे आपका लीस्ट स्टेबल बना है, और इससे आपका क्या बना है, मोर स्टेबल बना है। ठीक, यहाँ तक में बताइए कोई पॉइंट, कोई आपको चीज़ ना समझ आए। अब क्वेश्चन जो राइज होता है तो मैं एक मेन लाइन में बताने जा रहा हूँ, उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, विच इज मोर स्टेबल दैट इज रेडली फॉर्म। कि जो जितना स्टेबल है वो उतनी जल्दी बनेगा। विच इज मोर स्टेबल दैट इज रेडली फॉर्म्ड। कि भाई जो जितना स्टेबल है वो उतनी जल्दी बनेगा, यानी लीस्ट स्टेबल ये है, मोस्ट स्टेबल ये है, यानी जल्दी कौन बनेगा, ये बनेगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये चीज क्या होगी, हाईली रिएक्टिव। ये ऑर्गेनिक में बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कि भाई अगर आपसे कोई पूछे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में से मोर रिएक्टिव कौन है, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। अब पूछेगा भाई क्यों मोर रिएक्टिव है, तो आप कहेंगे बिकॉज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फॉर्म tertiary carbocation which is more stable, and which is more stable that is readily formed, यानी that's why this is highly reactive। और ये क्या होगा, least reactive। least, ठीक है ना। अब जो अगला स्टेप होता है वो SN1 SN2 जब पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा। मान लो मेरे को इनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है, इसको अटैक कराना है, अगला स्टेप मैं कराने जा रहा हूँ थोड़ा सा लेवल और। ये बच्चों ने भी क्वेश्चन है इसके, उसी को मैं सम अप कर रहा हूँ सारा। कि अब अगला कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई सर मुझे क्या क्या है, OH नेगेटिव को अटैक कराना है, बताओ किस पे अटैक करेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, कंपटीशन है मेरे पास, ये स्टार्टिंग रिएक्टेंट था और ये भी स्टार्टिंग रिएक्टेंट था। मैंने रिएक्शन शुरू की, एक बीकर में इसकी, एक बीकर में इसकी, दोनों की रिएक्शन शुरू कर दी, और दोनों में मैंने OH नेगेटिव डाल दिया, न्यूक्लियोफाइल। अब मुझे बताओ कि प्रोडक्ट पहले किस में बनेगा, इस केस में बनेगा कि इस केस में बनेगा। तो मोर स्टेबल जो है वो जल्दी बनेगा। अब यानी ये OH नेगेटिव फटाफट किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, यानी ये फास्ट जाके किसके, तो मेजर प्रोडक्ट किसका बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और इसका क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी जब आप ऑर्गेनिक के जब मैकेनिज्म आगे करोगे तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बार बार इस्तेमाल होगा आपका। कि भाई आपके पास कार्बोकेटाइन बन गए, अब न्यूक्लियोफाइल है, बताओ किस पे अटैक करेगा, तो जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। बाद में हम SN1 SN2 टाइप रिएक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अभी आप पढ़ लें, किसी बच्चे को लगता है मेरे को पूरी तरह क्लैरिटी नहीं है, तो जब मैं SN1 SN2 करूँगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। मगर बेसिक बात मैंने आपको सारी अभी यहाँ पे बता दी है। यहाँ तक बताइए कोई डाउट हो तो। बिल्कुल, टर्शरी के अंदर स्टीरिक हिंडेंस होगी। तो अगर मैं SN2 टाइप की रिएक्शन की बात करूंगा तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड नहीं करेगा, वो SN1 के लिए। SN1 की बात करेंगे तो टर्शरी, SN2 की बात करेंगे वो मिथाइल। वो फिर हम जब SN1 SN2 जाएंगे तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि अगर स्टीरिक हिंडेंस ज़्यादा हो गया तो हम SN2 मैकेनिज्म चला देते हैं। ठीक है ना। और जब हमें स्टीरिक हिंडेंस का कॉन्सेप्ट नहीं लेके हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करनी है तो हम SN1 मैकेनिज्म चलाते हैं। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म शो करते हैं। कोई SN1 टाइप रिएक्शन से होगा, कोई SN2, कोई ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट बनाएगा, कोई ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट बनाएगा। यही तो हम सारा सीखने जा रहे हैं। तो अभी इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट क्या होते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होते। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अगर मेरे से कोई पूछे कि सर स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए क्या है, अगर मेरे से कोई पूछे भी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए क्या है, तो आप ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन देगा, तो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ा देगा, यहाँ सबसे ज़्यादा, तो ये क्या हो गया, लीस्ट स्टेबल। यहाँ पे मोर स्टेबल कौन है, का मिथाइल। और ये क्या हो गया, मोर स्टेबल। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी की बात करें डिक्रीज हो रही है। तो कार्बन आयन में क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा।
तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और कार्बन आयन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा? प्राइम मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इस तरह से हम इनकी रिएक्टिविटी की क्या करते हैं, बात करते हैं। मेरे ख्याल से बेटा काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो अभी वैसे मैंने एसडी करैक्टर के बारे में बात करना था, मगर वो लेक्चर मैं कल आपका लूँगा कि एसडी करैक्टर के लिए हम कैसे इंडक्टिव फैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और बेसिक करैक्टर में कैसे हम प्लस आई फैक्ट का इस्तेमाल, इंडक्टिव फैक्ट का प्लस आई माइनस आई करेंगे, वो मैं कल के लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें।